जय हिंद साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि एडुटेरिया का 5000 प्रश्न का सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें सेट 1 और 2 हम इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए और इस वीडियो को भी देखिए और कितना मार्क्स आपको आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिए। और मैं भी अपना मार्क्स बताऊंगा, जो आपको अगर इतना तैयारी नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी या कई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जैसे रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये समान अध्ययन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के लास्ट में जो है सो आपका हर एक सेट में जो है सो किसी न किसी वंश से या किसी न किसी जो है सो समुदाय से या किसी न किसी जो टॉपिक से आपका स्पेशलिस्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 15-20 क्वेश्चन होता है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 मिनट में उसको देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो सहायक संधि की विशेषता नहीं है तो आप देखेंगे ऑप्शन है, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, ये है। इसके बाद है, देशी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये गलत है। यानी कि आपसे नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि किसने लाया था? तो बेलेजनी लाया था। कौन लाया था? बेलेजली लाया था। और सबसे पहला कौन सा था इसमें जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला? तो हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था, जो कि कब किया था? तो 1798 में किया था। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषता नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जो है सो तहत कार्यवाही की गई थी? तो ये आपका भारत मिहिर था। इस समाचार पत्र को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, भारत मिहिर। अगर हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था। कौन लाया था? तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसको समाप्त कौन कर दिया? तो इसके बाद ही जस्ट आए थे रिपन। रिपन ने इसको वर्नाकुलर स्पेक्ट एक्ट को समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत मिहिर। आगे है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी से अधिक था? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित था? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र की बात करें तो मौलवी, ये आपका था मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो वी राघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। वी राघवाचारी के द्वारा जो है सो ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, और 1920 में विशेष अधिवेशन की बात करें तो 1920 के विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। जो कि इसकी अध्यक्षता किसने कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय से सही नहीं है? तो इसके बाद देखते हैं ऑप्शन। एक है, यह एक वन तंत्र होता है। और बी में है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। सी है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। और डी है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। तो देखिएगा ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन अगर हम बात करें यह एक बंद तंत्र नहीं होता है बल्कि खुला तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है? तो खुला तंत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो जैविक हॉटस्पॉट कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन के हिसाब से पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर डी में है। आगे है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल चक्र। जल चक्र आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में ये जो है सो अनुमति दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 11 नंबर, देखते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिए।
11 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के क्षेत्र यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर होती है, तो इसको क्या कहते हैं? इस दिन क्या होता है? तो इस दिन जो है सो आपको पृथ्वी सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है 3 जनवरी को? पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही आपको बात करें तो एक 3 जनवरी है, एक 4 जुलाई है। तो 4 जुलाई को क्या होता है? तो पृथ्वी से सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी होता है। तो इसमें क्या पूछा? उपसौर की बात किया, तो उपसौर में न्यूनतम होती है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद 13 है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी है? विनाशकारी की बात करें तो सबसे विनाशकारी कौन सा है? तो एल तरंग। एल तरंग सबसे विनाशकारी तरंग है और सबसे धीमा यही चलता है, इसलिए सबसे विनाशकारी है। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? रेड क्लिफ है, भारत और चीन के साथ है। देखिएगा, रेड क्लिफ जो है सो भारत और चीन के साथ नहीं है, बल्कि ये इसमें से क्या कर रहा है? सही ही पूछ रहा है। तो ये आपका जो है सो ये तो गलत है, आपका भारत और चीन के साथ नहीं, रेड क्लिफ भारत और किसके साथ है? तो ये आपका पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। इसके बाद है आगे डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके है? तो भारत और पाकिस्तान, ये तो गलत है। इसके बाद मैगिनोट रेखा। मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस, ये आपका सही है, मैगिनोट हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के साथ स्थित है। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी की बात किया तो सबसे लंबी कौन सा? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज हो जाएगा। वही सबसे ऊंचाई की बात करता तो आपका क्या हो जाता है आंसर? हिमालय हो जाता। ये सबसे लंबी कौन सा? एंडीज है। आगे है 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से किसमें अलग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है आपको केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है? तो सभी लोग जानते होंगे किस योजना का था, तो ये आपका कैबिनेट मिशन योजना था, कैबिनेट मिशन योजना था। इसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था? कैबिनेट मिशन आया कब था? तो ये 1946 में आया था। और क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें, क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये आपका कब आया था? 1942 में आया था, याद कर लीजिएगा। आगे है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था, याद करिएगा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा आपका 24 अगस्त 1946 को किया गया था। आगे है 19, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक में है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद है, ये तो सही है। इसके बाद है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, यानी कि दोनों आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो कितना में होता है? 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन होता है। और राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 352 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपात की बात करें तो 360 के द्वारा लगाया जाता है। आगे है 20 है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध पूछा है, तो ये आपका 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। वही आपका आगे बोला है, राष्ट्रपति के पदावधि। इसके बाद है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इसके बाद है राष्ट्रपति के शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कितना में है? 60 में है, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति का शपथ की बात करें तो 60 में है। और यही बात करें हम आपका राष्ट्रपति के पद के बारे में, तो पद कितना में है? ये आपका राष्ट्रपति का पद जो है आपका 52 में है। इसके बाद आगे है, निम्न कथनों में से कौन कथन गलत है? एक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये तो आपका सही है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका देखिएगा, ये भी सही है। इसके बाद है आगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है, तो ये भी आपका सही है। आगे है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इसमें से देखिएगा कौन सा कथन आपको क्या बोल रहा है? तो गलत है। तो हम गलत की बात करते हैं तो देखिएगा ये तो सही है, ये आपका सही है, क्योंकि राज्यपाल को ये शक्ति नहीं प्राप्त है, बल्कि ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो आगे हम देखते हैं, सी में देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि, ये आपका गलत है।
ये जो है सो आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका सही था। आगे है वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? चार जो है अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 5 होते हैं। इसके बाद है इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है। इसके बाद है इसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती है, यानी देखिएगा इसका कार्यकाल जो है, इसमें से पूछ रहा है आपको कौन सा कथन गलत है, गलत आपको इसमें से ढूंढना है। तो गलत की बात करते देखिए, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये आपका सही है। लेकिन इसकी बात करें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो पहला तो गलत ही हो गया, और इसके बाद है 3 नंबर में इसकी पुनरुक्ति नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत है, यानी 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, 1 और 3 हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? एक में है वैधानिक तरलता अनुपात, ये तो होता ही है, वैधानिक तरलता अनुपात होता है। नगद आरक्षित अनुपात, ये भी होता है, और खुले बाजार की क्रिया, ये भी है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे है 24 है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा का मुख्य योजना है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 25 है निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो ये आपका कौन सा समिति है? NK सिंह समिति, NK सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी आपका NK सिंह समिति हो जाएगा। आगे है 26 है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है? तो MSP के बारे में कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये VVI क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। आगे है सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो भूमि कर विभाग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 28 देखेंगे। 28 है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है? राजतरंगी द्वारा लिखा गया एक राजतरंगी पुस्तक है, जिसको किसने लिखा था? तो कलहन के द्वारा लिखा गया था। तो इसी में जो है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन मिलता है राजतरंगी के द्वारा। आगे है सिजदा व पेबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो सिजदा एवं पेबोस की शुरुआत किसने किया था? तो बलवन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलवन के द्वारा शुरू किया गया था। 30 उत्तबी कौन था? तो उत्तबी एक इतिहासकार था। किसका इतिहासकार था? तो अलबरूनी का इतिहासकार था। ये जो है सो अलबरूनी नहीं, मोहम्मद गजनवी का। किसका था? मोहम्मद गजनवी का। सॉरी दोस्तों, एक सेकंड। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये उत्तबी जो थे आपका, सॉरी बैक हो गया था। हाँ, उत्तबी जो थे आपका कौन थे? तो ये आपका मोहम्मद गजनवी के इतिहासकार थे। मोहम्मद गजनवी के इतिहासकार थे, एक इतिहासकार थे। और मोहम्मद गजनवी की बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में जो है ये आपका आक्रमण करता है। और इसके बाद अगर कहें फेमस आक्रमण कौन सा हुआ था? तो 1925 का सॉरी 1025 में सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था, ये आप इसका फेमस मंदिर, ये जो आक्रमण था। इसके बाद बात करें अंतिम आक्रमण किसके मध्य हुआ था? तो जाटों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1027 ईस्वी में जाटों के मध्य विरुद्ध ये जो है सो किया था। आगे है शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये चुनना है। ये है एक है शेरशाह के बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर हुई थी, एकदम सही है ये। आगे है शेरशाह की उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, ये भी सही है। इसके बाद है शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। जी नहीं, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सभी लोग जानते होंगे कि सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में है, सासाराम में स्थित है, सासाराम में स्थित है। आगे है किस प्रसिद्ध शासक द्वारा आमुक्त माल्याद लिखी गई है? तो आमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखा गया है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। 33 है दिल्ली सल्तनत
कि सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्न में से किसने किया है? तो सबसे ज्यादा अगर बात करें समय तक जो है शासन किसने किया, तो बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में सब सर्वाधिक समय तक जो है सो बहलोल लोदी के द्वारा शासन किया गया था। वही आपको वंश के बारे में पूछ देता कौन सा किया था, तो ये आपका कौन सा था, तो तुगलक डायनेस्टिक था जो सर्वाधिक समय तक किया था। आगे है 34 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका प्रोटीन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है केंद्रक में। आगे है 35 से प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? संपन्न की बात करें तो संपन्न आपका कहाँ होता है? ग्रेना में संपन्न होता है, याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ? ग्रेना में संपन्न होती है। आगे है हेलोफाइट्स क्या है? हेलोफाइट्स पूछ रहा है, जो हेलोफाइट्स क्या होता है? तो ये जो है आपको वे पौधे जो लवण में उगते हैं, लवण की मिट्टी में उगते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे पौधे जो लवण वाली मृदा में उगते हैं यानी मिट्टी में उगते हैं। आगे है 37 निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो इसमें से देखना है आपको कौन सा जो है सो एड्स के लिए करते हैं, कौन सा टेस्ट होता है। तो इसमें एक है पीसीआर, दूसरा है रीपा, तीसरा है CD4, इसके बाद है एलिसा। देखिएगा पीसीआर करते हैं, इसके बाद CD4 करते हैं, इसके बाद एलिसा करते हैं, रीपा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। देखते हैं 1, 3 और 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 1, 3, 4। आगे है निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता है किसमें? तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और एंटीजन की बात करें तो एंटीजन किसमें नहीं होता है? एंटीजन लिख लीजिएगा, एंटीजन एंटीजन ओ में नहीं होता है, एंटीजन ओ में नहीं होता है। आगे है 39 है ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा नहीं है, कौन सा एक नहीं है? तो डीपीटी में देखिएगा डी से डिप्थीरिया होता है, और पी से बात करते हैं पर्टुसिस होता है, और टी से बात करते हैं टिटनस होता है। तो इस प्रकार से पिलिया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पिलिया नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 40 है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो इसके आवेश जो है सो आपका इसमें बोलना है किसके आवेश के बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉन के। किसके? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो बल की व्यंजन की बात किया है, तो बल का व्यंजन किससे हो जाएगा? द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। वही बल की परिभाषा किससे मिलता है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। इसके बाद आगे है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो देखिएगा ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। वही आपसे पूछ सकता है चालकता क्या होता है? तो चालकता बढ़ती है, यानी आपसे प्रतिरोधकता पूछा है तो ये घट जाएगी। इसके बाद है 43 से निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा होता है? तो पोलोनियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो ये क्या होता है? H2O, यानी कि पानी बन जाता है, जल बन जाता है। आगे है ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 से विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। इधर आपका जो है सो एक बगल अनुसंधान दिया हुआ है, एक बार जो है सो आपका प्रश्न दिया हुआ है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आप मिलान कर लीजिएगा, ये गांधीनगर में है। इसके बाद है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ? ये आपका समुद्री पंडित जी है। इसके बाद है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये आपका मैसूर है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये दिल्ली है। यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और 3 का 2 हो जाएगा, इसके बाद 4 का 3 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं मिलान में कौन सा है ऐसा। तो इसमें देखिएगा 1 का आपका 1 ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, हाँ 1 का 1 है, 2 का 4 है, इसके बाद 3 का 2 हो जाएगा, इसके बाद 4 का 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र की बात करें तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे है? तो वैष्णव धर्म से, याद कर लीजिएगा, संबंधित है। इसके बाद है 49 है एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो कौन से थे?
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेंकट रमन रामकृष्णन कौन थे? वेंकट रमन रामकृष्णन थे, एकमात्र भारतीय है जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, वेंकट रमन रामकृष्णन। आगे है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य के रहने वाली है? तो ये आपका बिहार के रहने वाली है, याद कर लीजिएगा। बिहार, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की है? तो ये बिहार की है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, स्मरणीय प्रश्न में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज वेद के बारे में दिया हुआ है, तो वेद के बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, सब ये ऋग्वेद के बारे में दिया है, तो ऋग्वेद को जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाला, ऋग्वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं, याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इसके बाद है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में क्या चीज उल्लेख है? तो ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। और 9वें मंडल में कौन सा है? तो सोम देवता का उल्लेख है। इसके बाद 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में क्या है? तो 4 वर्ण का व्याख्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का चर्चा किया गया है। आगे है, ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना है? तो 250 है। और इसके बाद अग्नि के लिए कितना है? तो 200 ऋचाओं की रचना की गई है, याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि की बात करें तो 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। आगे है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से ही प्राप्त है, याद कर लीजिएगा। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद से है? तो आपका ऋग्वेद से ही है, उसमें उल्लेख किया गया है। आगे है, इस वेद में यानी ऋग्वेद में गाय के लिए अधन शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है गाय के लिए? तो अधन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यजुर्वेद की बात करें, टोटल वेद कितना होता है? 4 टोटल वेद होता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। और यज्ञों के निर्माण एवं विधि विधानों को संकलन किसमें मिलता है? यज्ञ और विधि विधानों का जो है सो आपका संकलन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में ही मिलता है। और यजुर्वेद में ही बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। बलिदान विधि आपसे पूछे जो किस वेद में उल्लेख किया गया है? तो यजुर्वेद में ही किया गया है। और सभी लोग जानते हैं गद एवं पद वाला वेद कौन सा होता है? तो यजुर्वेद होता है। आगे है, सामवेद की बात करें तो सामवेद में देखिएगा, सामवेद में जो है सो इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो उद्रात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्री कहते हैं सामवेद को। और सामवेद को जो है सो भारतीय संगीत का जनक के रूप में किस वेद को जानते हैं? तो सामवेद को ही जानते हैं भारतीय संगीत का जनक के रूप में। आगे अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जो है सो देखिएगा, अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? तो अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किया गया है। और सभा एवं समिति की प्रजापति की पुत्रियां किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में ही कहा गया है। हम बोले थे वेद की संख्या टोटल कितना है? 4 है। इसी प्रकार वेदांग की संख्या टोटल कितना है? तो 6 है। और पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराण 18 है। और उपनिषद की बात करें तो टोटल कितना है? 118 टोटल उपनिषद है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहा, और कैसा लगा ये आप लोग जो है सो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट हम आपको जो है सेट नंबर 4 लाने वाले हैं, तो आप इसमें जो है सो आप कमेंट करके जरूर लिखिए जो आपका कितना मार्क्स आ रहा है और कैसा लगा। और हम जल्द ही आपको सेट नंबर 4 लाने वाले हैं, तो आप बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।